Good afternoon, everybody. Welcome to this session today, day 4, which is a little heavy topic of end of life care and what we need to do for this. तो हम आप सबका स्वागत है इस सेशन के लिए और ये जो टॉपिक है थोड़ा हैवी है इन द सेंस कि हम ये एंड ऑफ लाइफ जीवन का अंत के बारे में बात करने वाले हैं और हम कैसे अपने पेशेंट्स को कंफर्टेबल आराम से और उनके सब लक्षण का निवारण करते हुए उनको कैसे सहायता बोथ फैमिली और पेशेंट को देते हुए कैसे हम इस दुनिया से अलविदा करेंगे उसके बारे में है ये टॉपिक। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि ये पूरे हफ्ते हम सोमवार से लेके आज तक रमेश और उनके परिवार के साथ चल रहे हैं और आप लोग बहुत अच्छे से हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हुए बहुत एनिमेटेड डिस्कशंस और बहुत सारे चैट्स में आपने बहुत सारे कमेंट्स देके हमको भी प्रोत्साहित किया है। तो इसके लिए भी बहुत धन्यवाद और वीक डे पे आप काम करते वक्त आके ये ज्वाइन करके हमसे हमारे साथ इस जर्नी पे चलने के लिए भी धन्यवाद। तो हमने देखा कि पहले दिन से कि पैलिएटिव केयर क्या होता है, इस महामारी के विषय में और कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई होता है और डिफिकल्ट जो लक्षण हैं उनको कैसे निवारण करते हैं और ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ पेशेंट्स के साथ कैसे बात किया जाए और कैसे कम्युनिकेट किया जाए वो भी हमने कल देखा। और आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर रजनी भट्ट हैं जो एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और एक स्पेशली इंटरेस्ट रखती हैं इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी में। वो इसके लीड फैसिलिटेटर हैं आज और मैं उनके साथ राजम को फैसिलिटेट करूंगी। तो चैट बॉक्स पे नजर मेरा रहेगा और इंटरमिटेंटली मैं डॉक्टर रजनी को भी इत्तला करती रहूंगी कि हम आपका डिस्कशन और आपका पॉइंट्स सबके नजर के सामने ले आए। तो प्लीज कंटिन्यू योर कोऑपरेशन एंड कुछ भी आपको चाहिए कभी भी तो प्लीज बेझिझक पूछिए। थोड़ा लंबा टॉपिक है और थोड़ा हैवी टॉपिक है तो हम जितना इंटरेक्टिव रखेंगे और जितना हम नॉलेज शेयर कर पाएंगे वो करेंगे। बाकी तो आप सबके पास ई बुक है और सब कुछ रिसोर्सेज भी है। इसके बावजूद आपको कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज हमसे बाद में भी कांटेक्ट करना। ओवर टू यू रजनी एंड आई हैव अ गुड सेशन ऑल ऑफ यू। I'm very much here, so if there's anything, I will interrupt you, Rajni, not to worry. Rajni, you were muted. अच्छा, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। मैं एक सेकेंड अपना स्लाइड शेयर ऐसे कर देती हूँ कि उसमें थोड़ा आई थिंक आई नीड टू जस्ट रीडू दैट। बेयर विथ मी, मैं एक सेकेंड इस टेक्निकल इश्यू को सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, जब तक रजनी अपना ये सेटल कर लेती हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप आज क्या सोच विचार से आए हैं, आपके मन में क्या फीलिंग है, आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त, वो टाइप करके भेज दीजिए। ये पूरे सेशन के बारे में, महामारी के बारे में, आपके पेशेंट्स के बारे में या आपके फैमिली के बारे में जो भी सोच रहे हैं, आपके मन में जो भी है वो जरा एंटर करके देख लीजिए कि आपका मूड क्या है। ये आप टाइप करके चैट पे डाल दीजिए एंड आई थिंक नाउ रजनी इज रेडी, तो आई हैंड ओवर टू हर। थैंक यू सो मच डॉक्टर राजम। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज का सेशन जैसे डॉक्टर राजम ने बताया है आप सभी को कि ये हमारा एंड ऑफ लाइफ के डिस्कशन का सेशन है और ये काफी इम्पोर्टेंट और भारी टॉपिक भी है। तो हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ कवर कर पाए। कल के कम्युनिकेशन के सेशन में हमने काफी कुछ डिस्कस किया था कि कैसे टाइप के डिस्कशंस हो सकते हैं हमारे पेशेंट्स के साथ में और इनमें हमें क्या क्या कठिनाई भी हो सकती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए कल हमने
ब्रेकिंग बैड न्यूज के बारे में बात की, हमने एंग्री सिचुएशंस के बारे में बात की, बहुत सारे इश्यूज हमने डिस्कस किए। तो ये सारे ध्यान में रखते हुए अब हम रमेश जी और उनके परिवार के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हमारा सेशन का मेन फोकस होगा कि हम समझें कि अगर पेशेंट का पेशेंट का जो क्लिनिकल कोर्स है वो अच्छा नहीं जा रहा, वो पेशेंट डिटीरियोरेट हो रहा है, तो हम इसके साथ कैसे झेलेंगे, हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे, हम कैसे सपोर्ट करेंगे। और इस टाइम पे जब पेशेंट मृत्यु के एकदम निकट है, तभी ये एंड ऑफ लाइफ केयर का कितना महत्व होता है। तो ये बहुत ही मायने रखता है कि पेशेंट के अंतिम समय में उनके साथ कैसा केयर किया जाता है, फैमिली को कितना सपोर्ट दिया जाता है। और आजकल के जमाने में कोविड के होते हुए ये सारे चैलेंजेस और भी बढ़ गए हैं। तो ये स्पेसिफिकली कोविड-19 के दौरान इनमें और क्या चैलेंजेस और क्या सपोर्ट हमने प्रोवाइड करना है, ये भी हम देखेंगे। साथ साथ ही हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि ओवरऑल बेसिक प्रिंसिपल्स एंड ऑफ लाइफ केयर के क्या होते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज होते हैं कि हम अच्छी तरह से पेशेंट को और फैमिली को उनके जीवन के अंतिम टाइम में सपोर्ट कर पाएं, और यही प्रिंसिपल्स अब कोविड के टाइम में हम कैसे मॉडिफाई करेंगे ताकि ये प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हुए पेशेंट को का सपोर्ट कर सकें। तो पहले तो मैं ये एक छोटा सा डिस्कशन छेड़ना चाहूंगी आप सभी के साथ में कि आपको क्या लगता है कि हमें आपको क्या लगता है कि हमारी ट्रेनिंग में, हमारी मेडिकल ट्रेनिंग में, जब हम नर्सिंग पढ़ रहे थे या मेडिसिन पढ़ रहे थे, क्या ये हमें सिखाया गया था कि हम मृत्यु के साथ कैसे झेलें? आप एक दो जन अगर शेयर कर पाएंगे कि किसी को कुछ ट्रेनिंग मिली थी इस बारे में कि अगर पेशेंट का देहांत हो गया आपके सामने तो आपको कुछ सपोर्ट दिया गया था, आपके सीनियर्स टीचर्स ने आपको समझाया था कि कैसे पेशेंट के साथ में और कैसे पेशेंट के फैमिली से बर्ताव किया जाता है? So Dr. Praveen has responded saying no from Chhattisgarh, Sukhma, Chhattisgarh. अच्छा, कॉलेज के दिनों में वी वर नॉट टॉट, डॉक्टर सिद्धार्थ कह रहे हैं। हाँ, अच्छा, कॉलेज के दिनों में तो पोर्शन में तो किसी ने कुछ नहीं सिखाया, उसके बाद में किसी सीनियर ने आपको समझाया, हाथ पकड़ के बताया कि जब पेशेंट का एंड होने वाला है तो हमें क्या-क्या ध्यान में रखना चाहिए, फैमिली के साथ में क्या ध्यान में रखना चाहिए, कि ये हमने अपने आप से ही सीख लिया है, इधर-उधर से थोड़ा बहुत सोच समझ के कि क्या होना चाहिए, कैसे केयर करना चाहिए So पेशेंट के साथ? Himraj has said that sympathy dena chahiye, सही and बात Dr. है। Siddharth Sharma has said no senior has taught us. I would just like to add one point here, saying that आपको क्या लगता है कि ये चीज सिखाना चाहिए डॉक्टर लोगों को, ये कितना महत्व है ये चीज सीखना? आपको लगता है ये अननेसेसरी है, आपका काम नहीं है, आपका काम है या नहीं है? ये भी एक इम्पोर्टेंट, तो somebody has written very वेरी important. इंपॉर्टेंट। We तो आपको learnt it by एक और ourselves. मैं क्विक क्वेश्चन पूछूंगी इसके साथ साथ में ही कि क्यों नहीं हम बात करते इसके बारे में? क्या कारण है कि हम मृत्यु के बारे में बात नहीं करते? डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ केयर वर्कर्स क्यों नहीं बात करते? आपको क्या लगता है? Somebody's also written, Rajni Jyoti, that attendant को भी sympathy की जरूरत है. I think we should focus on that word of sympathy, Rajni, and it should be taught in medical colleges. It is very important. Dr. Siddharth says that he's learnt it by ourselves या senior से सीखना पड़ता है. So excellent responses. Thank you everybody. Keep the वंडरफुल। chat coming. तो आई विल कीप, ठीक है, तो मैं अभी दो तीन चीजें डॉक्टर राजम ने भी फ्लैग किया है कि सिंपैथी के बारे में, तो हम इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो हम मृत्यु को कैसे देखते हैं, इसके ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेइंग है कि एक सिविलाइजेशन दैट डिनाइज डेथ एंड्स बाय डिनाइंग लाइफ। और ये प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हम कभी-कभी मेडिकल प्रोफेशन में मृत्यु को हमारी फेलियर मान लेते हैं। अब जिसका भी जन्म हुआ है उसका तो अंत होना ही है। डेथ इज इनेविटेबल फॉर ऑल ऑफ अस, लेकिन किस मैनर में होगा ये भी सोचना जरूरी है। बहुत कम लोगों के लाइफ में सडन डेथ होता है, ज्यादातर लोगों के लाइफ में उनको कुछ ना कुछ डिसीज होती है, बीमारी होती है, या बुढ़ापे में फ्रेलिटी हो जाती है। तो हम सभी को मालूम है कि मृत्यु तो आना जरूरी ही है, फिर भी हम उससे छुपते हैं, उसे एड्रेस नहीं करते, और ऐसे एक डर सा बन जाता है, एक स्टिग्मा सा बन जाता है, एक अपशगुन सा माना जाता है कि इसके बारे में हम बात करें।
जिस बारे में हम बात नहीं करते वो बात हम सीख नहीं पाते, उसको हम एक हेल्दी तरीके से अप्रोच नहीं कर सकते। यहाँ पे ये सेइंग में आपने देख रहे हैं कि एक मृत्यु और जीवन दोनों एक ही इस दुनिया के पार्ट हैं। तो और प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जब हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं तो ये अच्छे तरह से नहीं होता है, ये बहुत दुख और दर्द के साथ में होता है। एंड डेम सिसिली सॉन्डर्स जो फाउंडर मानी जाती हैं पैलिएटिव केयर मूवमेंट की, उन्होंने ये कहा था कि द वे वी डाई लिव्स ऑन इन द मेमोरीज ऑफ दोज हु सर्वाइव। एंड उन्होंने ये भी कहा था कि सफरिंग इज ओनली इंटॉलरेबल व्हेन नो वन केयर्स। तो इससे ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे केवल पेशेंट ही नहीं लेकिन उनके परिवारजनों की भी हमें ख्याल रखना है। और अगर पेशेंट दर्द और दुख के साथ मरता है तो फिर ये परिवार के लिए भी एक इंटॉलरेबल पेन बन जाता है आगे, है ना? डॉक्टर परम कह रहे हैं क्योंकि वी कंसिडर डेथ एज अ बिग मिस्ट्री, वी कांट अंडरस्टैंड एंड वी बिकम अफ्रेड ऑफ इट। बहुत ही सही डॉक्टर परम। तो एक बहुत ही जाने माने टीवी के साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, यूएस में उनके प्रोग्राम्स चलते थे, उनका नाम था मिस्टर रॉजर्स। और वो छोटे छोटे बच्चों के साथ में बहुत ही गंभीर टॉपिक के बारे में बात छेड़ते थे, एक हंसी मजाक में टीवी के प्रोग्राम में। वो महामारी के बारे में बात कर सकते थे, वो वर्ल्ड वॉर के बारे में कर सकते थे, वो डिवोर्स के बारे में कर सकते थे, और वो बच्चों के साथ में, और मैं कह रही हूँ कि 9, 10, 11, 12, 13 साल के बच्चों के साथ में मृत्यु के बारे में बात करते थे। और वो ये कहते थे कि डेथ इज पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, एनीथिंग दैट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मेंशनेबल, और जब वो मेंशनेबल हो जाता है तो वो मैनेजेबल हो जाता है। तो हमारी पूरी जिंदगी में जो भी होता है, अगर उसके बारे में हम किसी नॉलेजेबल पर्सन के साथ बात कर पाए तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है आज का कॉन्वर्सेशन कि हम इसके बारे में बात करें, सीखें, अपने खुद के इमोशंस, अपने खुद के फियर्स को फेस करें, और उससे आगे बढ़ते बढ़ते इसके साथ हमें ये नॉलेज मिलेगी कि हम अपने पेशेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स को कैसे सहारा दे पाएंगे, कैसे सपोर्ट कर पाएंगे। तो So, इसके साथ 1 बढ़ते, minute, Rajni. Sure. Dr. Devendra actually got a very good point saying in this, especially which you will be talking about later, कि उन्होंने बताया ये कि इस कोविड के टाइम पे तो बॉडी भी नहीं मिलती है, ऑल्सो कि बहुत बार फैमिली मेंबर्स बहुत हाइपर रहते हैं, बहुत गुस्से वाले रहते हैं, और इसके बारे में भी आई थिंक हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में मैंने भी एक क्वेश्चन पूछा है चैट बॉक्स में जो डॉक्टर रजनी भी अभी पूछेगी कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो ओवर टू यू रजनी। थैंक यू डॉक्टर राजन। ये जरूर मैं पॉइंट एड्रेस करूंगी जो डॉक्टर देवराज ने कहा है कि पेशेंट्स हाइपर हो जाते हैं, बॉडी नहीं मिलती है। तो ये हम थोड़ी देर बाद में उस पॉइंट पे आएंगे, तो मैं जरूर उसके बारे में आई विल कम बैक टू डिस्कस दैट, बट आई वुड लाइक टू कम बैक टू दिस। लेट्स स्टार्ट विथ एक्सप्लोरिंग हमारे खुद के इमोशंस क्या है, हमारे थॉट्स क्या हैं। तो आजकल के जमाने में ज्यादातर लोगों की मौत हॉस्पिटल में होती है, आईसीयू में होती है। आईसीयू में बहुत सारे मशीन्स के साथ कनेक्टेड हो जाती है, और इसे हम कहते हैं मेडिकलाइजेशन ऑफ डेथ। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स से अगर आप पूछेंगे कि आपने अपने मृत्यु के बारे में सोचा है, या हेल्थ केयर वर्कर्स या नर्सेस से पूछेंगे तो वो बोलेंगे मुझे तो ये नहीं चाहिए। तो आप सोचिए, आपने कभी अपने मृत्यु के बारे में सोचा है, या उससे डर लगता है सोचते हुए? ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपके पास चॉइस होता तो आप क्या चूज करते कि मैं घर पे रहूं, हॉस्पिटल में रहूं, परिवार के साथ रहूं? 1-2 आंसर आ जाएं। नॉट येट, अब तक तो कुछ नहीं है। डेथ विद नो पेन बोल रहे हैं डॉक्टर प्रवीण। वेरी गुड डॉक्टर प्रवीण, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि एक्चुअली डेथ तो हम सभी हैं, लेकिन डरते हैं दर्द से, है ना? सफरिंग से डरते हैं। और कोई रिस्पॉन्सेस आपने कुछ सोचा होगा अपने बारे में, या विद फैमिली बोल रही है ज्योति आइजैक इज सेइंग टू डाई अराउंड ज्योति विद जी कह रही फैमिली। हैं कि आई वुड वांट टू बी विद फैमिली। हिमराज इज सेइंग अगर पेशेंट के साथ वालों को कंडीशन के बारे में बताया गया तो बाद में रिलेटिव समझते हैं और दिक्कत नहीं होता। करेक्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स। सही बात है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज हुए हैं, आप इसी को ध्यान में रखते हुए लेट अस प्रोसीड। आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अपनी मृत्यु के बारे में हम क्या सोचते हैं, क्या टाइप का डेथ हम प्रेफर करते हैं, कहाँ हम रहना चाहेंगे, हॉस्पिटल में या घर में, आपके साथ में परिवार होना चाहिए, और
दूसरों की पीड़ा देखते हुए, अगर मरते टाइम पे दूसरों की पीड़ा हम देखते हैं, हम अपने परिवार में ही ध्यान देते हैं कहीं ना कहीं, कोई बुजुर्ग हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो बिलवड्स हैं, अगर उनकी डेथ कुछ अनकंफर्टेबल सर्कमस्टांसेस में हुई तो उसकी मेमोरी हम में रह जाती है। तो ये सारे चीजों को साथ में अपने ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि रमेश जी का कंडीशन अभी बहुत ही वर्सन, और ये हमने फैमिली से को बताया है कि उनका क्लिनिकल कंडीशन वर्स हो रहा है, और फैमिली ने ये कहा है कि उनका एम है गुड एंड ऑफ लाइफ केयर मिले, और मेडिकल टीम डिसाइड करती है कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल करे, और फैमिली कहती है कि वी वुड लाइक हिम टू बी एट होम फॉर एंड ऑफ लाइफ केयर। तो मैं जानती हूँ कि यहाँ का सिचुएशन थोड़ा अलग है, लेकिन आप 1-2 मिनट या शायद 30 सेकेंड्स तक हम डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ डू वी एंश्योर गुड क्वालिटी एंड ऑफ लाइफ केयर। अभी हम जान गए हैं कि उनका एंड आने वाला है शायद 1-2 दिनों में, तो हम क्या क्या ध्यान में रखना चाहेंगे कि उनके जो अंतिम मोमेंट्स हैं वो उसमें क्वालिटी एंड ऑफ लाइफ केयर, ये टर्म क्वालिटी एंड ऑफ लाइफ केयर से आप क्या समझते हैं? So Rajni, some of them have responded earlier about no pain. 2-3 people have said about no pain, just letting you know. And 2 people have said, Devendra and Subodh have said natural death. ओके। तो इसमें हमने क्वालिटी एंड ऑफ लाइफ केयर में एड्रेस किया है कि पेन नहीं होना चाहिए, नेचुरल डेथ विद फैमिली इज प्रेफरेबल, सभी का की यही इच्छा होगी। अच्छा, तो आगे बढ़ते हुए इसको देखते हैं कि क्या इसे क्वांटिफाई किया गया है, क्या किसी ने इसे स्टडी किया, पीसफुल डेथ, क्या इसको किसी ने स्टडी किया है? तो ये एक्चुअली बहुत स्टडी हुआ है। क्वालिटी ऑफ डेथ इज एन इंडेक्स, जैसे हम मैटरनल मोर्टालिटी देखते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी देखते हैं, अंडर 5 मोर्टालिटी देखते हैं, और जैसे हम क्वालिटी ऑफ केयर भी देखते हैं कि सब पेशेंट्स का सही, मतलब ऐसा ही नहीं कि ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन ट्रीटमेंट किस क्वालिटी का दिया गया। अगर हम टीबी का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो सही रेजिमेंट के साथ किया गया था कि नहीं। तो एक क्वालिटी ऑफ डेथ इंडेक्स होता है और रैंकिंग होती है कंट्रीज की एंड ऑफ लाइफ केयर के हिसाब से। और इस फीचर में यूनाइटेड किंगडम जो है ये सब में अव्वल नंबर का है। और हैरियत की बात ये है कि इंडिया का जो नंबर है वो काफी लो आता है। 2015 के इस इंडेक्स में हम 67 पे हैं, 2010 में हम 50s कहीं पे थे, और हमारा स्तर अभी और गिर गया है। तो इसके बारे में हमने सोचना चाहिए कि बहुत सारे कंट्रीज अब इस पे ध्यान दे रहे हैं कि जितना ही हम फोकस करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी पे, केयर ऑफ द यंग एज सुन एज दे आर बोर्न, बच्चों की देखभाल में, वैसे बुजुर्गों की देखभाल में, या कोई भी जो मृत्यु के करीब हो उसकी देखभाल में हमें ध्यान देना चाहिए। और एक क्वालिटी ऑफ डेथ इंडेक्स होती है जिसे हमने देखना चाहिए और उस पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं क्वालिटी ऑफ डेथ के कि पैलिएटिव एंड हेल्थ केयर एनवायरनमेंट, की जो पेशेंट जो मरने वाला है उसको एक्सेस है कि नहीं, उसे पैलिएटिव केयर और एक सूदिंग एनवायरनमेंट मिल रहा है कि नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेस यानी कि ट्रेन्ड लोग हैं जो मृत्यु के टाइम पे पेशेंट की देखभाल कर सकते हैं, क्या ये केयर अफोर्डेबल है, क्या ये पैलिएटिव केयर भी अच्छी क्वालिटी का है, और कम्युनिटी की एंगेजमेंट क्या है। एज अ कम्युनिटी हाउ आर वी सपोर्टिंग द पेशेंट एंड द फैमिली जो इस एक स्टॉर्म के साथ झेल रहे हैं कि इतना बड़ा, ऐसे जैसे कि अगर आप समझ सकते हैं कि हमारे घर में कोई गुजर जाए तो क्या बीतती है फैमिली पे। तो पूरी कम्युनिटी और उसके साथ साथ मेडिकल कम्युनिटी एंड स्पेशली ट्रेनिंग मिली है कि नहीं इसमें हमें सपोर्ट करने के लिए। तो we ought to give those who are to leave life the same attention that we give to those who enter life। ये बहुत ही important statement है कि अगर हम इस पे ध्यान ना दें तो ये क्वालिटी ऑफ डेथ इंडेक्स जो पिछले 5 साल से हम गिरते जा रहे हैं वर्ल्ड रैंकिंग्स में, ये गिरते जाएगा तो ऐसे सोचिएगा कि कितने प्रतिशत हमारी आबादी सफरिंग के साथ में गुजरेगी, और ये ऐसे एक स्पिरिचुअल लैंड में तो एक्सेप्टेबल होना ही नहीं चाहिए। So what are the relevance and challenges of end of life care in the context of COVID? तो हम ऑलरेडी जान गए हैं कि ये सिचुएशन हमारे देश में अच्छा है नहीं, लेकिन एंड ऑफ लाइफ केयर कोविड के समय में 1-2 जनों ने पहले ऑलरेडी कह दिया है कि कोविड के टाइम में तो और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार पेशेंट की बॉडी फैमिली को नहीं मिलती है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो आगे देखते हैं कि ये ऑल्सो एक और प्रॉब्लम है कि ये बहुत ही तेज प्रोग्रेशन हो जाता है। हम पहले वाले सेशंस में देख चुके हैं कोविड
माइल्ड हो सकता है, फिर मॉडरेटली सिवियर हो सकता है, लेकिन कई बार स्पेशली ओल्डर पेशेंट्स में, बुजुर्गों में और जिनको ऑलरेडी कोमोर्बिडिटीज हैं, उनमें ये डिसीज काफी फास्ट प्रोग्रेस हो सकता है। तो एक प्रॉब्लम हो जाता है कि कभी बात करने का मौका ही नहीं मिला, हमने सोचा ही नहीं, हमने सोचा कि ये तो हमेशा होता है ना कि मृत्यु के बारे में हम सोचते नहीं है, सोचते हैं कि टाइम जब आएगा तभी अपने फैमिली के साथ बात करेंगे। लेकिन ये कोविड-19 ने ऐसा एक सिचुएशन ला खड़ा कर रखा है हमारे सामने कि टाइम नहीं मिलता है और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है कि डिसीजन मेकिंग में भी कि आगे बढ़े, क्या करें। वैसे कहा जाए तो कोविड-19 में इन्फॉर्मेशन इतनी तेजी से बदल रहा है कि डॉक्टर्स और नर्सेस को भी ये डायलेमा हो जाता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और साइंस और एविडेंस चेंज होते जा रहा है हर महीने में। एक और बात ये होती है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फैमिलीज में बहुत सारी चीजें सुनने को मिलते हैं। सभी लोगों की एंजाइटी बहुत हाई है। हम अपने फैमिली मेंबर्स से दूर हैं, तो पेशेंट जो है वो फैमिली के साथ बात नहीं कर पा रहा। डॉक्टर्स और नर्सेस जो पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं, वो भी फैमिली के साथ में इतने क्लोज संपर्क में नॉर्मली जितना हम बात कर पाते हैं, उतना नहीं कर पाते। सो शायद फैमिली को अपडेट्स भी जो मिल रही हैं, वो थोड़ी देर से मिल रही हैं, या उतने लेवल पे इतना ज्यादा हम नहीं बोल पा रहे हैं। और ये जो पीपीई के साथ में हम पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में भी, वो बैरियर्स के बारे में भी कल हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन में, कि थोड़े चैलेंजेस हैं और उससे ओवरकम करने के लिए, उसे फेस करने के लिए हमारी तरफ से और ज्यादा एफर्ट्स लिए जाते हैं। इनअप्रोप्रिएट आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट मेजर्स, और इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रमेश जी के बारे में भी हमने ये बात किया था कि पहले 2 दिनों में एथिक्स ऑफ ट्रियाज और सिम्टम कंट्रोल में हमने देखा था कि जैसे पेशेंट की कंडीशन बदतर होती जाती है, तो हमारे सामने थोड़े चॉइसेस आ जाते हैं, जैसे कि इनको आईसीयू में भेजा जाए या नहीं, या वेंटिलेटर ऑफर किया जाए या नहीं। तो यहाँ पे कभी-कभी पेशेंट की फैमिली को ये एक्सप्लेन करना कभी-कभी मुश्किल भी हो जाता है, और इसमें कल जो हमने डिस्कस किए था कम्युनिकेशन के टेक्निक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अगर पेशेंट को कुछ इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हम ऑफर करते हैं, फैमिली को झूठा दिलासा देते हैं कि चलो वेंटिलेटर ट्राई कर लेते हैं, तो इससे हम सफरिंग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस पेशेंट का आउटकम वेंटिलेटर पे भी शायद अच्छा नहीं होगा, और ये हमने उनको और सफरिंग दे दी। फैमिली को भी ये दुख रहेगा कि पेशेंट सफर करते हुए ज्यादा अग्रेसिव ट्रीटमेंट के साथ में गुजरे। जरूर वेंटिलेटर और आईसीयू ऐसे पेशेंट्स को ऑफर करना चाहिए जिनको इससे बेनिफिट हो सकता है, लेकिन ये प्रोग्नोस्टिकेशन जो बोलते हैं हम, कि पता चल जाए कि कौन से पेशेंट पे ये इनअप्रोप्रिएट होगा, नॉन बेनिफिशियल या हेल्पफुल नहीं होगा, वैसे पेशेंट्स को हम ये अगर ऑफर करें, तो पेशेंट को और फैमिली दोनों की सफरिंग बढ़ जाती है। तो अवॉइडिंग फ्यूटाइल और इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कोविड-19 के सिचुएशन में। और कई लोगों के मन में ये डाउट होता है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, डीएनआर डीएनआई के बारे में लोगों ने सुना है, लेकिन शायद ये इंडिया में लीगल नहीं है, अलाउड नहीं है। तो हाँ, ये बात सही है कि हमारे देश में अभी और थोड़े एडवांसेस होने हैं लीगल सपोर्ट में, कि वो मेडिकल प्रोफेशन में ये और प्रेवलेंट हो जाए, कि हम सभी साथ में डिस्कस कर पाए फैमिलीज के साथ में। लेकिन पिछले 2 सालों में काफी प्रोग्रेस हुआ है। एक तो है कि एक आईसीएमआर जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने 2 स्टेटमेंट्स रिलीज किए हैं, एक अबाउट डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, और दूसरा अभी रिसेंटली जो पिछले 2 महीने पहले ही निकला था, वो था कि डीएनआर यानी कि डू नॉट अटेम्प्ट रिससिटेशन। ये अभी एक गाइडलाइन बन गया है, क्लिनिकल गाइडलाइन बन गया है, कि जिस पेशेंट की रिकवरी की आशा नहीं है, जो होप नहीं है, तो उस पेशेंट के फैमिली के साथ डिस्कस करके एक्सपर्ट जो क्लिनिकल जजमेंट हम एक्सरसाइज करके कह सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं फैमिली को कि इस पेशेंट का सीपीआर नहीं किया जाए। और ये कोविड के टाइम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोविड के टाइम में सीपीआर से हेल्थ केयर वर्कर्स को भी रिस्क हो सकता है। तो ये, हालांकि ये लॉ नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड क्लिनिकल गाइडलाइंस एक्सेप्टेड ऑल अक्रॉस इंडिया आईसीएमआर में आ गया है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम ये जान लें कि इट्स परफेक्टली एक्सेप्टेबल दैट यू ऑफर इन यू एक्सप्लेन टू द पेशेंट्स फैमिली कि सीपीआर की जरूरत नहीं है उस पेशेंट में जिनका रिकवरी का होप नहीं हो। विथ होल्डिंग और विथ ड्रॉइंग, मार्च 2018 में कोर्ट का डिसीजन हुआ था जो राइट टू प्राइवेसी के साथ रिलेटेड था, और उसमें ये भी पेशेंट हैज द राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट, पेशेंट्स हैव द राइट टू डिसाइड उनका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। और इंडियन सोसाइटी ऑफ
क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर, इंडियन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजी, ये सभी ने मिलकर स्टेटमेंट्स दिए हैं. सो दिस इज clinically supported by guidelines of professional societies. तो आप अपना clinical judgment exercise करके सही एडवाइस दे सकते हैं बेझिझक, बिना किसी डर के. एक बात कहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा एंड ऑफ लाइफ केयर में, कि जो पैलिएटिव केयर कम्युनिटी है और इंडिया की मेडिकल लीगल कम्युनिटी है, इसमें हम ये वर्ड यूथनेसिया नहीं यूज करते. ये एक पुराना टर्म है, और पैसिव यूथनेसिया तो कहीं यूज नहीं करते. हम जो भी करते हैं पेशेंट के साथ में, हम एक्टिवली ही करते हैं. तो अगर हम अलाउ नेचुरल डेथ जो टर्म है वो भी करते हैं, तो हम एक्टिवली पैलिएटिव केयर के साथ में करते हैं. तो हम या तो डिसीजन लेते हैं कि हम थेरेप्यूटिक मेजर्स लेने वाले हैं क्योंकि हमें ये लग रहा है कि पेशेंट की रिकवरी का चांस अच्छा है, या अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट रिकवर नहीं करेंगे तो हम एक्टिवली उन्हें पैलिएटिव केयर, कंफर्ट केयर प्रोवाइड करेंगे. तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे जो भी, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो ये हम ऑफ कोर्स बाद में क्वेश्चंस में भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि अभी एक क्लिनिकल गाइडलाइंस के तौर पे सपोर्ट है इंडिया में ऐसे प्रैक्टिस के लिए. So Rajni, that's a very interesting point. Principles of end of life care are sorry. Dr. Praveen from Sukma, Chhattisgarh, said very interestingly that it has actually been practiced in ancient India. It has been mentioned in the Vedas, and he's read it in some articles. I completely appreciate with you this whole thing about allowing nature to take care has been there in even in modern medicine 70 years ago, when we didn't have all these modern technology, ECMO, ventilator, dialysis, etc. We did practice, like our forefathers, our great grandparents probably had a much better quality of death because of the way their doctors accepted death as a part of life and let them die with dignity and respect. Somewhere in the course of modernization and all these things, we doctors seem to have forgotten it, and we keep trying to fight death as though it's a failure on our part. So Dr. Praveen, आपने बहुत अच्छा point निकाला कि हमारे वेदास में और हमारे पुराने पूर्वज में ये सब लिखा है, but हमारे modernization में ही हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं इसके बारे में, और हम सब कुछ करते हैं मृत्यु को विक्ट्री जिताने के लिए, जैसे कि वो हमको आएगा ही नहीं. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और 2-3 लोग ने पहले भी बोला है कि अलाउ नेचुरल डेथ, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं सिखाया जाता है. हम सब पेशेंट्स को 18 और 80 एक ही तरह ट्रीट करते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रजनी. आई थॉट कि हमारे पूर्वज के इसमें ऑलरेडी था, बट वी नेवर, हम लोग अभी प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं, और सबको एग्रेसिव ट्रीटमेंट और सबको इंटेंसिव केयर में डालने का ही हमको ट्रेनिंग दिया जाता है कि सिर्फ डॉक्टर्स क्योर करते हैं, इलाज करते हैं. बट डॉक्टर्स का काम ये भी होता है कि हम कंफर्ट करें, पेशेंट को सहायता दे और पेशेंट को सहानुभूति के साथ मौत की वो जर्नी में भी मदद करें. Over to you. Very important. Thank you so much, Dr. Praveen, for raising that. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में देखेंगे या रिलीजियस प्रैक्टिस में देखेंगे, आप हर मजहब में देखेंगे, तो मृत्यु के बारे में बात की गई है. तो जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि लोग एंड ऑफ लाइफ या मृत्यु के बारे में बात नहीं करना चाहते, वैसे आप देखें तो बाइबल में, कुरान में, वेदों में, सब जगह मृत्यु के बारे में बात की गई है. और एक जमाने में आप देखिएगा, मैं बहुत एंशिएंट हिस्ट्री में जाऊं तो अगर इजिप्ट के टाइम में आप देखिएगा, वहां के जो फेरो होते थे, जो राजा होते थे, जिस दिन वो राजा बनते थे, उस दिन से वो अपनी अगर मृत्यु हो जाए तो क्या होना चाहिए प्लान करके रखते थे. तो आप सोचिएगा, खुशी का मौका, आप राजा बन गए, लेकिन उस दिन से आपकी मौत का प्लानिंग भी शुरू हो जाता है. मतलब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम आए हैं इस दुनिया में तो एक दिन जाना ही होगा, लेकिन ये कैसे जाएंगे, तो ये भी सोचना जरूरी है कि ये जो जर्नी है वो क्या हम इसे थोड़ा और क्या कह सकते हैं, थोड़ा और पीसफुल बना सकते हैं, सफरिंग के बिना बना सकते हैं. तो यही है प्रिंसिपल्स एंड ऑफ लाइफ के, कि हम इंश्योर द पेशेंट्स कंफर्ट थ्रू अप्रोप्रिएट सिम्पटम कंट्रोल. तो ये ऐसा नहीं है कि हम मेडिकल और नर्सिंग केयर निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं पेशेंट से. वी आर रीफोकसिंग मेडिकल एंड नर्सिंग केयर. उसका जो मकसद है, उसका जो गोल है, वो क्योरिंग डिसीज से प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड केयर बन जाता है, अवॉइडिंग अननेसेसरी इंटरवेंशंस,
रिव्यूइंग ऑल मेडिसिन एंड सिम्टम्स रेगुलरली, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इतने सारे दवाइयां देखते हैं। आप अगर कभी भी कोई एक बड़े हॉस्पिटल में जाके एक लिस्ट देखिए मेडिकेशंस का, आईसीयू में जो पेशेंट अभी गुजर गया है उसका मेडिकेशन लिस्ट आप देखेंगे तो वहां पे आपको 20-30 मेडिसिन नजर आएंगे। और अगर 3 दिन पहले के आप रिव्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि काफी वहां के मेडिसिन हम कम कर सकते थे, क्योंकि उनमें से इंटरेक्शंस होके और भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर हमें मालूम था कि ये पेशेंट का आउटकम अच्छा नहीं होने वाला, तो शायद हम ये थोड़ा कम कर सकते थे और रीफोकस करके वो सारे चीजें दे सकते थे जिससे उनको राहत मिल सकती थी। Maintaining effective communication is very important with the patient and with the family. So Rajni, 1 minute, if you don't mind me interrupting. Two very beautiful points have come up. One is from Hemchandra Bahuguna Uttarakhand saying Garud Puran में भी मृत्यु के बाद पारिवारिक काउंसलिंग है जिसका पाठ उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है. वेरी एक्सेलेंट पॉइंट. हम भी बहुत सीख रहे हैं आप लोगों से. और डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा बता रहे हैं कि ऋग वेदा के वर्सेस, उन्होंने वर्सेस का नंबर्स लिखा है. डिस्क्राइब 3 डिवाइन सब्सटेंसेस, परमात्मा, आत्मा एंड प्रकृति. द डिवाइन नेचर on the death of human being, spirit goes back to prakriti, which is goes back to nature and merges with the nature as a part of the vast warehouse of energy. तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. हमें एक फिलोसॉफिकल एंगल भी मिल रहा है एंड हम लोग भी बहुत सीख रहे हैं, ताकि ऐसे ये पॉइंट हम आगे चल के हमारे टॉपिक में इंक्लूड भी करेंगे तो भारतीय लोगों को ये ज्यादा समझ में आएगा, स्पेशली जो आपके जैसे स्पिरिचुअली और फिलोसॉफिकली कनेक्टेड है. तो थैंक यू वेरी मच हेमचंद्र बहुगुणा एंड डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा. बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. और जैसे मैं पहले कह रही थी, ये सारे ही मजहबों में, सारे फिलोसफीज में ये आता है. जो क्रिश्चियन फिलोसफी में है उसमें कहते हैं एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट, मतलब ये फिर से हम प्रकृति में जा रहे हैं. जो पारसी या ज़ोरोएस्ट्रियन होते हैं उनके मृत्यु के जो रिचुअल्स होते हैं उसमें हम अपने जो शरीर है, शरीर को फिर से प्रकृति में शरीर का समर्पण कर देते हैं प्रकृति को, ताकि उनसे पशुओं को उससे न्यूट्रिशन मिल जाए, लेकिन हम शरीर पे अटैचमेंट नहीं रखते आगे. हमारी हिंदू फिलोसफी में भी हम काफी शरीर के साथ अटैचमेंट नहीं मानते, क्योंकि हम आत्मा में और परमात्मा में माइंड में बिलीव करते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है that we understand this universality of this philosophy, कि सब ये सारी चीजें हम जानते हैं थियोरी में, प्रैक्टिस में हम कर पाते हैं क्या और इसके बारे में बात कर पाते हैं क्या. तो इसका थोड़ा सोचना चाहिए कि ये सारी चीजें अगर आप पेशेंट के फैमिली के अगर थोड़े विचार जान जाएं तो ये उनके जो फीलिंग्स हैं, उनके जो इमोशंस हैं, उनके जो बिलीफ सिस्टम्स और वैल्यूज हैं, आप पेशेंट के फैमिली के वैल्यू सिस्टम्स के जरिए उनको काउंसलिंग, उनको सपोर्ट दे सकते हैं. तो अगर पेशेंट का फैमिली रिलीजियस माइंडेड है या तो उनको आप ये सारी चीजें समझा सकते हैं. अगर आप सोचिए उनको किस चीज से सपोर्ट मिलेगा और आप उसके जरिए उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा. तो एंड ऑफ लाइफ केयर जब हम प्लान करते हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है गोल्स ऑफ केयर डिस्कशन. और अभी रमेश जी के फैमिली ने कहा कि वी वांट हिम टू बी कंफर्टेबल and we would like to see if we can bring him home. अभी ये पक्का तो है नहीं, लेकिन they would like to see him come home. We may not be able to fulfill that. We are transitioning from intensive care to palliative care approach अभी. और यहाँ पे एक consistent involvement होनी चाहिए palliative care team की. लेकिन अगर आपके यहाँ palliative care team separate specialist team नहीं है, तो ये palliative care approach जो हम इस हफ्ते में सीख रहे हैं, आप सभी ये incorporate कर सकते हैं अपने daily practice में. We can provide support to the family and to the patient. Once the end comes, we also continue to provide support for bereavement. यानी कि वो जो शोक है, जो grief है, उसके बाद में जो वियोग है, उसके लिए भी हम support provide कर सकते हैं. And ये इस तो point अभी हम पे patient की तरफ आते हैं. Sorry, 1 second. इस point में ये मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि difference between empathy and sympathy, डॉक्टर रजनी, क्योंकि काफी हमारे जो participants हैं उन्होंने लिखा है कि sympathy दिखाना चाहिए. तो इस बारे में अगर थोड़ा, बिकॉज सपोर्ट जो बोलते हैं फैमिली और पेशेंट के बारे में, सो वो एक कुछ, देन वी कैन गो टू द सिम्पटम्स. So let us look at empathy, compassion and sympathy. ये 3 चीज हम देखेंगे और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है पेशेंट के लिए भी और हमारे हेल्थ के लिए भी. तो एम्पैथी हम जब उसको कहते हैं जब मैं वो महसूस करती हूँ जो पेशेंट महसूस कर रहा है. फीलिंग देयर फीलिंग्स, एग्जैक्टली डॉक्टर प्रवीण, बहुत सही कहा आपने. कंपैशन होता है सहानुभूति के जैसे कि मैं आपके फीलिंग्स में समझ रही हूँ
और मैं आपके साथ हूँ। सिंपैथी में एक लेवल थोड़ा हटके हो जाता है कि मैं समझ रही हूँ कि आप दुख महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरी फीलिंग्स उतने नहीं है। मैं थोड़ा कभी कभी ये एक ऐसे करुणा इज कंपैशन आई वुड से, लेकिन सिंपैथी बिकम्स ऑलमोस्ट लाइक पिटी। थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ, हाँ, हम आपका दुख समझ रहे हैं, लेकिन उसको उतनी गहराई से नहीं फील कर पा रहे, वो एक बात है। तो इसमें हमने ये देखना है कि एम्पैथी जो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसमें कभी-कभी हमारे हेल्थ और हमारे वेलबीइंग के लिए भी एक प्रॉब्लम हो सकता है इफ यू इंटरनलाइज इट टू मच। कंपैशन इज यू आर एबल टू फील देयर फीलिंग्स, बट इट इज विथ एक्शन। तो हम कभी-कभी कंपैशन को एम्पैथी विथ एक्शन कहते हैं, वो कंपैशन हो जाता है। Sympathy is also good, but it is not at the same level of understanding as empathy and compassion is. So we would try to move from sympathy to compassion. I so would say. compassion हिंदी में दया Dr. बोल Rajam, रहे anything हैं. you would like to add? Only that Daya compassion. sympathy हो गया. No, Daya according to the sympathy. dictionary, compassion is हाँ. दया and sympathy is सहानुभूति. बट आप लोग बताइए Okay. हम लोगों को कि आप क्या वर्ड्स से जानते हैं. डॉक्टर देवेंद्र Hmm. कुमार राठौर बोल रहे हैं कि जब कोई किसी को खोता है तब उससे खोने का दर्द और खालीपन वही सबसे ज्यादा फील करते हैं जो उसके सबसे करीब होते हैं. हमको उनका उस कंडीशन में कैसे सपोर्ट करें वो जरूरी है. And also Dr. Siddharth Sharma is saying a perfect blend of empathy and sympathy should be there, 20% empathy and 80% sympathy. तो हम सिद्धार्थ शर्मा जी हम थोड़ा डिफरेंट करते हैं क्योंकि सिंपैथी जो है ऑलमोस्ट कि आप उनको पिटी करते हैं. एम्पैथी ज्यादा हो तो आपका जो रेशियो है वो हमारे सजेशन में ऑपोजिट होना चाहिए, बट इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. बट वी फील एम्पैथी है जो आई थिंक सामने वाला या पेशेंट और उनके फैमिली को समझ में आता है. सिंपैथी थोड़ा आपको एक लेवल ऊपर दिखाता है कि मैं आप पे पिटी कर रही हूँ, तो वो इम्पोर्टेंट है. दैट इज वेरी दैट इज इम्पोर्टेंट दैट ऑल ऑफ सो वी नीड टू. एंड एक और चीज बताना चाहिए कि हम कंपैशन और एम्पैथी भी कम्युनिकेशन जैसे सीख सकते हैं. तो हम कोशिश करेंगे तो हम ये भी सीख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नहीं कि कोई पैदाइशी होता है. तो प्लीज हम अपने कॉन्शियसली हम अगर हमारा बात करने का ढंग, टोन, बॉडी लैंग्वेज और टाइमिंग चेंज करें तो हम भी एम्पैथेटिक प्रेजेंट कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. Thanks, Dr. Rajam. और मैं बस very quickly I'm going to take 1 minute over here and then we'll move on to symptoms and other things because बहुत interesting discussion चल रहा है, तो मैंने सोचा कि एक point और ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे हैं जो फिलोसफी पढ़ते हैं और वेदांता जैसे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रेज किए गए हैं. तो मैं एक चीज बता दूं आपको कि एम्पैथी और कंपैशन में ये फर्क हो सकता है कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट को हमेशा हमारे इंटेलेक्ट कंट्रोल करता है कि मेरी फीलिंग्स को मुझे क्या करना चाहिए उस टाइम पे, मेरा जो दिमाग है वो कंट्रोल करता है. तो एज अ डॉक्टर अगर मैं पूरा वो फील करने लगूं जो पेशेंट पे बीत रही है, फैमिली पे बीत रही है, तो शायद मैं अपना काम ना कर पाऊं. मेरे इमोशंस इतने इतने भी ओवरकम नहीं होने चाहिए कि मैं अपना काम ना कर पाऊं, है ना. तो ये जो इंटेलेक्ट होता है ये हमें अलाउ करता है, जब हम इसे डेवलप करते हैं मसल के जैसे, तो मेरी फीलिंग भी इंटेंस है लेकिन उस समय पे मैं अपने इमोशंस पे काबू रख सकती हूँ ताकि मैं पेशेंट के लिए सही काम कर पाऊं. तो ये है कंपैशन की फीलिंग भी उतना इंटेंस है, लेकिन हमारे दिमाग में उतना भी कंट्रोल है कि उस समय में मुझे क्या कर्म करना चाहिए वो मैं कर पाऊं. तो ये हो गया कंपैशन विच इज एम्पैथी, पूरी फीलिंग विद द पेशेंट, लेकिन एक्शन जो सही होना चाहिए उसके साथ में. तो ये हो गया डिस्टिंक्शन. अगर आप ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन रीड एंड स्टडी एंड फिगर आउट कि ये जो इमोशनल मसल होता है हमारा, जैसे हम जिम में कसरत करते हैं अपने मसल्स को मजबूत करते हैं, हमारा ये इमोशनल मसल जो पेशेंट्स के साथ, फैमिली के साथ कनेक्ट करने का है और अपने दिमाग पर काबू रखते हुए पूरा इमोशन उनके साथ जताते हुए, उनको फील कराते हुए कि हम हर कदम उनके साथ हैं, ये हम कैसे करेंगे, ये प्रैक्टिस के साथ होगा. आगे बढ़ते हैं अभी. One last point, Rajni, before you go to symptoms. Sarita has very nicely said, जब आप पूरे इमोशन के साथ
एंड ऑफ लाइफ डिफाइन करते हैं तो रिलेटिव्स भी समझ सकते हैं और आपके साथ कोऑपरेट करते हैं. वेरी करेक्ट. तो आप जिस समझ गए कि यू बहुत हैव ही टू सही बी बात. एट द सेम लेवल, पेशेंट के लेवल और पेशेंट के फैमिली के लेवल पे फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सेट कन्वे हो जाता है पेशेंट को. पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, रिलेटिव समझ सकते हैं कि आप क्या बता रहे हो. चलिए, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा रहा ये डिस्कशन. थोड़ा डाइग्रेस कर लिए हम, लेकिन बहुत अच्छा रहा ये डिस्कशन, जरूरी भी था. तो स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव एंड ऑफ लाइफ केयर एंड सिम्टम मैनेजमेंट में अभी पेशेंट को हमने देख लिया कि अगली पेशेंट की फैमिली ने कहा है कि हम चाहते हैं कि वो एकदम कंफर्टेबल रहे, उनको सफरिंग ना हो. तो हम ये थोड़ा रिकैप कर लेंगे जो हमने सिम्टम्स के टाइम पे किया था. तो अभी रमेश जी के पास समय कम है, तो वो काफी सिम्टम्स महसूस कर रहे होंगे. तो ये सारे सिम्टम्स को हम कैसे रिलीव कर पाएंगे, एक छोटा सा रिकैप भी हो जाएगा. और हम देख सकते हैं कि ब्रेथलेसनेस के लिए और एजिटेशन के लिए क्या यूज कर सकते हैं. आप में से कोई एक दो चीज बताना चाहेंगे कि अब हम वी डिस्कस दिस, आप लोग ने सभी ने देखा है कि कौन से नए नए हथियार हैं, कौन से टूल्स हैं आपके हाथ में. तो मैं कह दूंगी आपको कि रमेश जी हैज रिफ्रैक्टरी ब्रेथलेसनेस और उनको एजिटेशन भी हो रही है. दर्द उतना नहीं है लेकिन काफी ब्रेथलेसनेस और एजिटेशन हो रही है. तो आप क्या यूज करना चाहेंगे? बस 5 सेकंड में अगर एक दो आंसर्स आ जाएं. और एक पॉइंट बताना चाहती हूँ. आई थिंक मोस्ट लोग, आप लोग जो है पेन पे एम्फेसाइज किया है एंड ऑफ लाइफ पे, जो काफी हद तक बहुत ज्यादा पेशेंट्स को रहते हैं. बट हम ये एक स्लाइड से ये भी बताना चाहते हैं कि ये भी सब सिम्टम्स हो सकते हैं एंड ऑफ लाइफ में. सबने लिखा है कि एंड ऑफ लाइफ में पेन फ्री होना चाहिए. तो आई थिंक वो हम बदल के सिम्टम फ्री करना चाहिए. लक्षण जितना हम निवारण करें पेशेंट का, उतना उसको कंफर्टेबल लास्ट जर्नी होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो जैसे हमने पहले स्टडी किया था सेकंड वाले दिन पे कि हम मॉर्फिन भी यूज कर सकते हैं, मिडाजोलैम भी यूज कर सकते हैं ब्रेथलेसनेस के लिए. और अब क्योंकि हम जानते हैं कि पेशेंट का अंत निकट है, तो फिर हम ये थोड़े ज्यादा डोजेस में भी दे सकते हैं. और मेन इश्यू इज गोइंग टू बी सिम्टम कंट्रोल. तो आप ये टाइट्रेशन करेंगे कि पेशेंट के सिम्टम्स कंट्रोल में रहें. प्रॉपर पोजिशन देंगे, हाँ सही बात है, प्रॉपर पोजिशन भी देंगे प्रीति जी. एजिटेशन के लिए हम हैलोपेरिडोल भी दे सकते हैं और मिडाजोलम भी दे सकते हैं. जब हम एब्सोल्यूट, नाउ दिस इज एक्चुअली अ प्रोसेस दैट वी कॉल, ये एक्टिव डाइंग का प्रोसेस हो गया. तो ये एक आइडेंटिफाई करने वाली चीज होती है कि कभी कभी कई पेशेंट्स जो क्रॉनिक इलनेस वाले होते हैं, जब वो अक्यूटली डिटीरियोरेट होते हैं, तो वी कैन आइडेंटिफाई दिस लास्ट मोमेंट कि अब हम ऐसे काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया कि हम जानते हैं कि पेशेंट का कंडीशन अब बदतर होने ही वाला है. तो हम ये ट्राई करते हैं कि पेशेंट के सिम्टम्स एकदम कंट्रोल में रहें, उनको बिल्कुल ही कोई भी तकलीफ ना हो. तो तभी हम एक कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन के बारे में भी सोच सकते हैं. और सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन के बारे में भी बात की गई थी ट्यूसडे के दिन को. पेन और फीवर अगर है तो पेशेंट का पेन हम रिलीव कर सकते हैं. हम पैरासिटामोल दे सकते हैं इन्फ्यूजन, या सपोजिटरी भी दे सकते हैं अगर वो ओरली नहीं ले पाते, अगर एजिटेटेड है, कंफ्यूज्ड है, ड्राउजी है. अगर पेशेंट ओपियोइड्स पे हैं तो ब्रेथलेसनेस या पेन के लिए आप उनके रिस्पॉन्स के हिसाब से आप अपना डोज टाइट्रेट कर लीजिएगा. तो आप बेसिकली ये देखेंगे कि Hello, Rajni ma'am. Yeah. We lost you for a few seconds. रजनी, इनका सिम्टम्स क्या है तो वो स्कोर करके उसके हिसाब से आप मेडिकेशंस दीजिएगा. हेलो, yeah, आप मुझे we सुन पा रहे lost हैं? you a bit. We lost you for a bit. ओके, सॉरी. अच्छा जी. तो सिक्रीशंस के लिए थोड़ी दवाइयां भी यूज कर सकते हैं, ग्लाइकोपायरोलेट और हायोसिन जो अवेलेबल हैं. इससे जो पेशेंट को तकलीफ हो रही है सिक्रीशंस के वजह से, वो कम हो जाता है. ड्राई माउथ होता है पेशेंट्स को, तो उसको रिलीव करना जरूरी है. पोजीशन से, जैसे हमने कहा, उससे ये होता है कि अगर हम पेशेंट को टर्न करें ताकि वो सिक्रीशंस उनके गले में ना अटकें, तो उससे भी रिलीफ मिल जाती है. तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम थोड़ा रिलीव कर सकते हैं सिक्रीशंस को. जो पेशेंट्स के प्रेशर पॉइंट्स है, वहां पे बेड सोर्स या प्रेशर डेक्यूबिटस अल्सर्स, प्रेशर अल्सर्स होने की संभावना है. तो इस पे नर्सिंग ने ज्यादा ध्यान देना चाहिए. और ये साइलेंट प्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे ट्यूब्स कांटेक्ट हो जाते हैं. स्किन केयर पे ध्यान देना. ये सारे चीजें जो
छोटी छोटी चीजें हैं ना, ऐसे कि पेन है पेशेंट का वो बढ़ते जाता है, सो छोटी छोटी चीजें पे हम ध्यान दें तो उनकी सफरिंग कम हो जाए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि अवॉइड टू रिजिड टर्निंग रेजिम्स। तो ये एक बात होती है कि हम बोलते हैं कि हर 2 घंटे में टर्न कीजिएगा पेशेंट को, लेकिन अगर पेशेंट को राहत नहीं मिल रही, वो नींद नहीं कर पाया, कुछ शायद ओवर में मिला हो कि पेशेंट पूरी रात सोया नहीं, एकदम एजिटेटेड था, और अब भी आप अपना टर्निंग के लिए गए और आपने देखा कि पेशेंट अब भी थोड़ी देर पहले ही सो गया है, तो शायद ये वाला टर्निंग का पॉइंट आप वेट कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा आराम कर पाए, और फिर उसके बाद में आके नेक्स्ट राउंड पे आके आप उनको देखें। तो बहुत ज्यादा Hello, Rajni ma'am. We can hear you. वाइटल साइंस चेक करना या बहुत रिजिडली कि अभी मेरा ये टर्न है ये करना, तो थैंक यू, और उसके हिसाब से वी विल कंटिन्यूअली पूछ रही है कि कैन बी टेकन होम, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी उनका बचना तो नामुमकिन है, उनकी कंडीशन और वर्स हो गई है, और मेडिकल टीम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस किया है, फैमिली पूछ रही है कि क्या हम घर ले जा सकते हैं। तो मैं 2 क्वेश्चंस पूछूंगी अभी यहाँ पे कि कोविड के टाइम में क्या हम घर ले जा सकते हैं, लेकिन और अगर ये कोविड का टाइम नहीं होता Rajni और ma'am. अगर हम ये कर पाते कि घर ले जा सकते। हाँ, या पेशेंट अगर कोविड पॉजिटिव नहीं है इस टाइम में भी, कोविड नेगेटिव पेशेंट जो क्रिटिकली इल है, या कोविड प्री कोविड टाइम्स में आप क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में? कोई बताना चाहता है रिस्पॉन्स? अच्छा, एक स्ट्रेट क्वेश्चन, क्या रमेश को घर ले जा सकते हैं? नो. देवेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि नो। If proper isolation can be maintained, we can bring him home even if he is positive. No, yes, no. कोविड के केस में घर नहीं ले जा सकते हैं, अटेंडेंट के रिक्वेस्ट पे हम भेज सकते हैं। सो मिक्स्ड आंसर्स हैं। मिक्स्ड मैं आंसर्स या मिक्स यस नो मे बी विद आइसोलेशन, सो मे बी दैट्स समथिंग दैट यू कैन फोकस। सो हियर्स द थिंग, अभी फिलहाल तो सीरियसली इल पेशेंट्स हु आर नियर डेथ, जिनको जो कोविड पॉजिटिव हैं, उन्हें घर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स का डायरेक्टिव है कि ये पेशेंट्स का केयर हॉस्पिटल में ही होगा और वहीं से डायरेक्टली जो लास्ट राइट्स है वहां के लिए रिलीज किया जाएगा। ये प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। जरूर ये बात हो सकती है कि किसी का देहांत घर में ही हो जाए, वो हॉस्पिटल में पहुंचे ही नहीं, ऐसे सिचुएशन में घर से ही हम जो अंतिम संस्कार है उसके लिए लेके जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचे कि कॉलोनीज, बिल्डिंग, सोसाइटी जो हाउसिंग है या रोड है जहाँ पे, अगर वहां पे ये सोशल आइसोलेशन के लिए जो इश्यूज है, जो पब्लिक के इश्यूज हैं, उसमें अभी तक फिलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसा है कि अलाउ नहीं किया जाता घर जाने के लिए। अगर ये परिस्थिति बढ़ जाए और बदतर हो जाए कि कहीं पे भी हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है और लोग जो बीमार हैं वो भी अभी भी घर पे हैं, तो शायद ये सिचुएशन चेंज हो सकता है। फिलहाल अभी के रूल्स में हर स्टेट में जो सीरियसली इल पेशेंट्स हैं उनको हम घर नहीं भेज सकते अगर वो पॉजिटिव हैं और हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। तो यहाँ पे हम केवल पेशेंट की फैमिली को अश्योरेंस दे सकते हैं कि हम पूरी देखभाल यहाँ पे करेंगे उनको कंफर्टेबल रखने की, लेकिन आप उन्हें घर नहीं ले जा सकते। हम कोशिश करेंगे कि अगर छोटी छोटी कोई इच्छाएं हैं आपकी, तो हम इन्हें हॉस्पिटल में ही पूरा करें। अगर आप घर ले जा सकते थे, मान लीजिएगा कि ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट नहीं थे, उनको सांस में तकलीफ है, तो आप पेशेंट की फैमिली को क्या एडवाइस देंगे कि कैसे घर ले जाएं? So Preeti Singh has responded, Rajni, saying अगर पेशेंट घर जाना चाहता है और लास्ट ब्रेथ घर में लेना चाहता है, नॉन कोविड में हम भेज सकते हैं पर कोविड पेशेंट को नहीं। So that's one response that has come from Preeti. सही And बात है। another response has come from Sunaina Masih saying spiritual या religious बातों को हमको इतना समय देना चाहिए
ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में जब हम इमरजेंसी हैंडल कर रहे होंगे, ईच एंड एवरी सेकेंड इज वैल्यूएबल। करेक्ट, ये मानती हूँ सुनैना कि डॉक्टर और नर्सेज मेडिकल सिचुएशन को हैंडल करते हैं, बट अगर हमने डिसाइड किया है पेशेंट को कंफर्ट केयर देना और पेशेंट को नेचुरल डेथ अलाउ करना, तो आप नहीं बट आपके टीम मेंबर्स पेशेंट और उनके फैमिली को स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली भी सहायता दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। आप ही ये एक ब्यूटी है पैलिएटिव केयर का कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ नर्सेज हैं, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, जो अलग अलग टाइम में अलग अलग रोल का धारण कर देते हैं और आपको सपोर्ट करने के लिए एक टीम है। आप अकेले नहीं है सब जगह। मैं मानती हूँ कि छोटे छोटे शहरों में शायद एक ही आदमी है जो सब रोल करता है, बट आप ट्रेन कर सकते हैं आपके नर्सेस को, आपके पुराने पेशेंट्स के फैमिली जो वॉलंटियर करना चाहते हैं, ताकि वो भी ये सब चीज और ये सब रोल अपनाएं, ताकि आपका जो सपोर्ट है वो कंप्लीट हो और पेशेंट और उनके फैमिली को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके। रजनी। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगी। रहे हैं कि अब उनका बचना नामुमकिन है, आप प्लीज हमारी फैमिली का एक फोटो उनके तकिए के नीचे रख दीजिए। तो ये तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन जो एडमिशंस वाला है लेके कर सकता है। कई बार छोटी छोटी बातों से हम पेशेंट को और फैमिली को बहुत राहत दे सकते हैं। तो ये नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट भी, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, यहाँ पे वो एथिक्स का प्रिंसिपल भी आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की सही रिसोर्सेस सही जगह पे लगाया जाए। लेकिन अगर कोई छोटी सी एक्शन से हम पेशेंट को और फैमिली को रिलीफ दे सकते हैं तो वो जरूर उसकी कोशिश की जानी चाहिए। और अगर पेशेंट को हम घर भेज रहे हैं, जैसे कहा कि अगर पेशेंट लास्ट ब्रेथ घर में लेना चाहता है, तो हम पेशेंट को जब घर भेजेंगे, नॉन कोविड पेशेंट को जब घर भेजेंगे, तो फैमिली को सारे इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उन्हें क्या एंटिसिपेट करना चाहिए, कि पेशेंट के लास्ट आवर्स में वो क्या महसूस कर सकते हैं, कैसी आवाजें आएंगी, कैसी हरकतें करेंगे, वो ऑक्सीजन है कि नहीं घर में, क्या दवाइयां होनी चाहिए, किसे इन्फॉर्म करना चाहिए, क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। तो अगर हम पेशेंट की फैमिली को जानकारी दे देते हैं तो ये संभाल पाते हैं घर में। तो ये जानकारी देना बहुत जरूरी है। फिलहाल कोविड के टाइम में तो हम नहीं कर सकते, शायद एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमें कोविड के साथ में भी करना हो, अभी तो वो नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है कि हमेशा फैमिली को प्रिपेयर करना है कि जब एक्टिव डाइंग होती है एंड ऑफ लाइफ में, कैसे सपोर्ट किया जाए पेशेंट को। चैलेंजेस एट होम और कम्युनिटी एड्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन मैनेजिंग ये कंटेजियन जो है इन्फेक्शियस डिसीज का, कि कैसे ध्यान रखना चाहिए कि आप पेशेंट को जो देख रहा है वो पर्सन को, जैसे हॉस्पिटल के वर्कर्स तो ट्रेंड होते हैं कि वो N95 मास्क पहनते हैं और वाइजर्स पहनते हैं और गाउन्स पहनते हैं और ग्लव्स पहनते हैं, और पेशेंट का जो वेस्ट डिस्पोजल है वो कैसे होता है। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स बहुत केयरफुली करने चाहिए। घर पे ये सपोर्ट मिलना मुश्किल है, इसीलिए कोविड के टाइम में, बिकॉज वी डोंट वांट द डिसीज टू स्प्रेड, देयर इज अ लैक ऑफ प्रोफेशनल सपोर्ट फॉर होम केयर विद कीपिंग केयर ऑफ की कंटेजियन बढ़े ना, तो इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं। बाकी सिचुएशंस में जब क्रॉनिक सिचुएशंस बढ़ जाते हैं तो पहले हम किशन वगैरह के यूज में, अभी पेशेंट के फैमिलीज पे काफी गिल्ट भी बीतती है कि वो उनके साथ में नहीं रह पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि मैं उनके अंतिम टाइम में उनके साथ नहीं था, या अंतिम संस्कार जो है वो ठीक तरह से नहीं कर पाए, या आइसोलेशन जो पेशेंट और फैमिली दोनों महसूस कर रहे हैं क्वारंटीन के वजह से। और कई लोग ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि उनके नेबर्स उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं सोसाइटी में। तो बहुत कुछ झेल रहे हैं पेशेंट और उनके फैमिली मेंबर्स। मिस्टर देवेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि पेशेंट से या फैमिली मेंबर से पूछ लेना चाहिए कि ड्यूरिंग केयर की उनको क्या पसंद है, खुशी किस बात से होती है उनको। तो इससे बहुत छोटे छोटे चीजों से बहुत हेल्प हो सकता है, जो शायद ये महामारी के टाइम मुश्किल है, बट हम टीम बना के ये सब छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो उनका जो इमोशनल डिस्टरबेंस है, उनका जो मानसिक तनाव है, वो थोड़ा कम हो सकता है शायद, या वो इतनी कड़वी एक्सपीरियंस के साथ नहीं गुजरेंगे। ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता रहे हैं आप लोग। सो आई मीन हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने इवॉल्व टीम हो और इतने इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू। तो यहाँ पे स्ट्रेटजीज के बारे में बात कर रहे हैं कि अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग ऑफ फैमिली मेंबर्स फॉर यूजिंग मेडिकल गैजेट्स। तो जो मेडिसिन और गैजेट्स हैं, जो क्रॉनिक केयर के पेशेंट्स होते हैं, तो कई बार उनको ऑक्सीजन या बाईपैप मशीन या सक्शन मशीन के बारे में सीखना होता है, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर होम नर्सिंग होती है। ये डिसइंफेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो कई बार फैमिली को बाद में पता चला है कि पेशेंट पॉजिटिव है हॉस्पिटल पहुंच के, तो पेशेंट के रूम में जो उनके लिनेंस हैं, टॉवल्स हैं, पर्सनल चीजें हैं, उनको कैसे डिस्पोज किया जाता है, ये भी सिखाना चाहिए पेशेंट के फैमिली को। उनको काउंसिल करते रहना है, पेशेंट के फैमिली को सपोर्ट करना है, ये फोन पे हम कर सकते हैं। और जब पेशेंट इज कमिंग क्लोज टू द एंड ऑफ देयर लाइफ, तो तभी उनको ये भी बता देना चाहिए अच्छे से कि कौन से फोन नंबर्स उन्हें कांटेक्ट करने हैं, कि जो लास्ट राइट्स होते हैं या तो क्रिमेशन या बरियल के जो भी होते हैं, तो उनको कांटेक्ट नंबर्स जो लोकल अथॉरिटीज के हैं वो बता दें। और when the end comes, it is important that we inform the local healthcare authorities to do their job of making sure कि the last right सही हो जाए। तो इसके बारे में थोड़ा और बाद में मैं डिस्कस क्विकली 1 मिनट मैं स्पेंड करती हूँ इस पे, कि कोविड में जो बेरियल और क्रिमेशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ऐसे हैं कि डायरेक्टली हॉस्पिटल से द बॉडी इज हैंडेड ओवर टू द फैमिली मेंबर्स आफ्टर इन्फॉर्मिंग लोकल अथॉरिटीज। फैमिली मेंबर्स को भी एडवाइस किया जाता है कि यंग एंड हेल्दी फैमिली मेंबर्स ही जाएं, कोई भी एजेड लोग ना जाएं। नंबर्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। जो बेरियल ग्राउंड्स हैं और क्रिमेटोरियम्स है, वहां के स्टाफ को भी पूरी जानकारी होती है कि यहाँ पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ रहा है। कोविड पॉजिटिव पेशेंट की बॉडी से यूजुअली ये 24 घंटा रख के फिर बाद में दिया जाता है, या अगर एटलीस्ट 4 से 6 घंटे के बाद में ही दिया जाता है। तो पेशेंट की बॉडी को का केयर जो हॉस्पिटल में किया जाता है, वो क्लीनिंग विद सॉल्यूशन, रैपिंग ट्वाइस इन प्लास्टिक विच इज कवर्ड एक्सटर्नली, भी हाइपोक्लोराइड से हम क्लीन करके देते हैं। पेशेंट का फेस जो है फैमिली मेंबर्स को हॉस्पिटल से निकलने से पहले दिखाया जाता है और फिर से वो प्लास्टिक की कवरिंग बंद की जाती है, ताकि फैमिली जान जाए कि ये उनका ही पेशेंट है। और उसके बाद में ये खोला नहीं जाता है जब क्रीमेटोरियम या बेरियल ग्राउंड पहुंचते हैं, तो सीधे हॉस्पिटल में एक लास्ट टाइम पेशेंट की फैमिली उनका चेहरा देख सकती है, ताकि वो उनके रिस्पेक्ट उनको दे पाए। और उसके बाद में फैमिली कैन टेक इट फॉर द लास्ट राइट्स। यहाँ पे कम्युनिकेशन और सेंसिटिविटी की बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हाई इमोशनल डिस्ट्रेस का टाइम है, सभी लोग पीपी में हैं। तो हम अपने वर्ड्स केयरफुली चूज करें, उनके जो कंसर्न्स हैं हम सुने और देखें कि कैसे होगा, उनको हेल्प करें। मैं जानती हूँ कि डॉक्टर्स पे, नर्सेस पे बहुत बोझ है कि वो जो पेशेंट्स जो जीवित हैं उनका भी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन ये जो अभी झेल रहे हैं इतनी बड़ी लॉस के साथ में, इस फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड करना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो कल्पना केरकेट्टा इस बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हम अपने क्वालिटी ऑफ केयर से पेशेंट के पेनफुल डेथ को पीसफुल बना सकते हैं। बहुत एक्सेलेंट पॉइंट कहा आपने। वाह वाह, ब्यूटीफुल पॉइंट कल्पना जी। Yeah, सही and बात है। also, तो अब यहाँ पे आया स्किल। हाँ, अनदर थिंग कि जब जैसे डॉक्टर रजनी ने अभी बताया कि आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट बॉडी को करेक्ट फैमिली के पास, क्योंकि वो इतना क्लोजली नहीं कर सकते हैं, बड़ा फ्यूनरल नहीं रख सकते हैं, तो फैमिलीज को भी दिक्कत होती है, उनका इमोशंस भी है, क्योंकि सडनली पेशेंट गुजर गए, एक अच्छा भला पेशेंट 3-4 दिन में ऐसा हो गया। बट ये सब होने के बावजूद भी बम्बई में गलत बॉडी को क्रिमेट किया गया है, गलत फैमिली मेंबर्स को दिया गया, ये कंफ्यूजन भी हो रहा है। तो इसीलिए प्लीज हमें ये सब के जो बोलते हैं ना, सब दूसरों की गलतियों से भी हमको सीखना है, ताकि ये हमारे साथ या हमारे पेशेंट्स के साथ नहीं हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और गायत्री प्रसाद, क्या आपको कुछ पूछना है? क्या टाइप करेंगे या बात करेंगे? कंटिन्यू रजनी, देयर इज नो रिस्पॉन्स येट। अच्छा, ओके फाइन। अच्छा जी, तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एंड तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ में। तो फैमिली को सपोर्ट देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ है। देखिए, नॉर्मली जो हम प्रोसेस होता है हमारे, कोई नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि पूरी कम्युनिटी, हमारी सारी फैमिली, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, कजिन, अंकल, आंटी, सभी लोग, नेबर, सभी आ जाते हैं हमारे सहारे के लिए। और अब आप सोचिएगा कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो पेशेंट
गुजर गया, उसका एक ही फैमिली मेंबर है जो शायद एक बुजुर्ग माँ का देखभाल कर रहा हो और वो खुद जाके ना सारे राइट्स कर पाए क्योंकि अभी किसी और की देखभाल करने के लिए वो अभी इस कांटेक्ट में नहीं आ सकता। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि बच्चे अपने ही पेरेंट्स के लास्ट अंतिम संस्कार नहीं कर पाए हैं, तो कितना दुख होगा उनको ये सोचना है पूरी फैमिली में। ये इस महामारी ने हमें ये सिखाया है कि कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक फैमिली अकेले नहीं झेल सकती इसके साथ में, पूरी कम्युनिटी को साथ देना होता है। पूरी कम्युनिटी को साथ देना होता है और अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नॉर्मली जब हम फेस टू फेस या हाथ पे कंधे पे हाथ रख के अपना उनके साथ में हम इमोशन जता सकते थे, अभी तो ये सारे चीज नहीं कर सकते। तो ये कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ है। पहले से ही वो उनपे ऑलरेडी पिछले 2 दिन से ये एक एंटिसिपेशन आ रहा था कि मेरे पिताजी जाने वाले हैं, जो सुरेश जी हैं जो देखभाल कर रहे थे अपने पिताजी रमेश जी का, उनके दिमाग पे ऑलरेडी ये सदमा था और अब वो गुजर गए हैं। और अब ये सारे जो नॉर्मल प्रोसेसेस हैं लास्ट राइट्स के वो नहीं कर पा रहे हैं। उनके नेबर्स शायद उनके घर आके उनके साथ में अपना जो ग्रीफ है, कॉन्डोलेंसेस भी नहीं दे पा रहे हैं। कई लोग जानबूझ के नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अरे उन्होंने ऐसा क्यों किया, कहीं और जाना चाहिए था इस फैमिली को। ऐसे सब भी बातें होती हैं। तो ये सारी चीजें हम सब महसूस भी कर चुके हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता है। तो मेडिकल साइड से मेडिकल प्रोफेशनल्स जितना सपोर्ट करते हैं वो बोलते हैं कि हम समझ रहे हैं कि आपके लिए बहुत मुश्किल समय है और थोड़े बहुत सपोर्ट के टिप्स या पॉइंटर्स दे दें तो बहुत हेल्प होती है फैमिली पे। तो ये हो गए एथिक्स ऑफ एंड ऑफ लाइफ केयर में हमने काफी डिस्कशन किया है अभी एंड ऑफ लाइफ केयर के बारे में। तो ये हम जान गए हैं कि वो जो सारे प्रिंसिपल्स थे कि फर्स्ट डू नो हार्म, पेशेंट ऑटोनॉमी होना चाहिए, फर्स्ट डू नो हार्म, बेनिफिसेंस होना चाहिए, उनकी भलाई के लिए होना चाहिए और जस्टिस होनी चाहिए, ये सारे चीजें देखते हुए हम सही चॉइसेस ले सकते हैं कि अगर बहुत ही एडवांस्ड एज और कोमोर्बिडिटीज वाले पेशेंट हैं तो उनका जो अंत हो वो थोड़ी सफरिंग कम करके, बिना ज्यादा सफरिंग के, बिना ज्यादा इंटरवेंशंस के एक पीसफुल तरीके से हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं। और कभी कभी एक सिंपल सी चीज होती है, कई लोग बोलते हैं कि मुझे ये बात खटकती है कि मेरे पिताजी ने अपने अंतिम दम में उनके साथ में कोई नहीं था। तो अगर हम ये बोल सकते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, डॉक्टर्स और नर्सेस उनके साथ में हैं, हमारे जरिए आपका प्यार उन्हें पहुंच रहा है, तो ये 2-3 लफ्ज आप कह दें कि वो अकेले नहीं रहेंगे, हम हैं उनके साथ में, हम उनका साथ देंगे, तो इससे फैमिली को बहुत सपोर्ट मिल सकती है। इस ये बारे में मैं फाइनल एक आवर्स जो पॉइंट होते हैं, कहना चाहती अगर हूँ कि सॉरी सर रजनी, एक मैंने बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल पढ़ा जहाँ पे मैंने देखा कि नर्सेस जो हैं पेशेंट का नाम के नीचे विंडोज पे स्टिक, अमेरिका में जब पेशेंट्स के रिलेटिव हॉस्पिटल के बाहर हैं तो विंडो, आईसीयू के विंडो पे पेशेंट के नाम बड़े बड़े अक्षरों पे लिख के लिखा गया कि आपके फादर पीसफुल हैं, आपके फादर के पास हम हैं, वो अकेले नहीं हैं, हम आपका प्यार उनको देंगे। ऐसे छोटे छोटे मैसेजेस सुबह शाम चिपका के साथ, ताकि पेशेंट्स के फैमिली बाहर से पढ़े और उनको थोड़ी बहुत तसल्ली होगी। बट मैं नहीं कहूंगी कि ये उसका फुल उपचार है, बट एटलीस्ट उतना तो तसल्ली है कि उनके फादर, जैसे डॉक्टर रजनी ने बोला, अकेले नहीं है, तकलीफ में नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी नहीं है उनके साथ। तो ये छोटे छोटे मेजर्स हैं, हम अपना ही कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बट ये मैंने आजकल में पढ़ा इसलिए मैं वो शेयर कर। तो थैंक यू डॉक्टर राजम, बहुत ही अच्छा सजेशन है कैसे हम हेल्प कर सकते हैं फैमिली मेंबर्स को, ये जानते हुए कि वो अकेले नहीं थे। तो फाइनल आवर्स अगर सही तरीके से हम मैनेज करते हैं तो फैमिली मेंबर्स को ये एक कंसोलेशन होता है, एक सॉलिस होता है कि वो अकेले नहीं थे। एक ये होता है कि हाँ, अवॉइड नहीं कर सकते थे या हमारी आ गई, लेकिन एंड में वो सफर नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात ये भी होती है कि जो केयर टीम है, आप मानिएगा डॉक्टर्स और नर्सेस, कभी कभी हम राउंड्स पे आते हैं और देखते हैं कि एक बेड खाली था, जो कल रात मैं जब गई थी तभी वहां पे कोई था और आज सुबह नहीं है। तो अगर जो मुझे ओवर दे रहा है वो बोले कि यू नो दैट पर्सन वेंट एंड वी टुक केयर ऑफ देम, वो एक लाइन आप उनके बारे में बता दें, हम सभी साथ में 1 मिनट के लिए जो पर्सन जो गुजर गए हैं उनके लिए साथ में एक
एक छोटा सा प्रेयर करें या एक मेमोरी करें, थोड़ा सा एक रिमेम्बरेंस करें, तो हमें भी ये थोड़ा कंफर्ट मिल जाता है। देखिए, आप जो काम कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ में, ये बहुत कठिन काम है। आप रोजाना बहुत दुख देख रहे हैं, और इसमें हमने एक दूसरे को भी सपोर्ट करना है कि जितना डेथ और सफरिंग हम आजकल के जमाने में देख रहे हैं, ये कोई भी जो जिंदा डॉक्टर है उन्होंने देखा नहीं है। 1918 से किसी ने इस लेवल का ट्रॉमा देखा नहीं है। तो इससे जैसे हम पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं कि उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी गिल्ट कम हो जाए, वैसे हम एक दूसरे के भी ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं कि व्हेन वी लूज मेनी पेशेंट्स, we support each other and say I'm really sorry, I know you worked very hard to keep him comfortable. अगर आप उस नर्स को ओवर लेते हुए कहें कि मुझे मालूम है तुमने बहुत किया उनके लिए, तो उनको एक सेंस ऑफ ये भी, उनको भी कंफर्ट आता है कि किसी की जान ना बचा पाए लेकिन उनको केयर तो हम दे पाए, उनको कंफर्ट तो दे पाए। तो आगे बढ़ते हैं कि रमेश जी गुजर गए हैं, उनकी फैमिली ने बोला है कि थैंक यू कि वो अकेले नहीं थे, उन्होंने सफर नहीं किया। वो फोन पे एक बार उनको देख पाए, वीडियो चैट करा दिया था, दिखा दिया था। और अभी आपने फैमिली को फोन किया है, और फैमिली बहुत ही अपसेट है कि हम सब कुछ ठीक तरह से कर नहीं पाए। हमारे नेबर्स हमसे बात नहीं, कैसे उनको थोड़ा कंफर्ट, आप क्या बोलेंगे उनको, आप क्या कहना चाहेंगे रमेश जी के फैमिली को? 1 मिनट उसके लिए लेते हैं, अगर कोई कुछ बोलना चाहे कि आप जी के फैमिली को क्या कहना चाह रहे हैं। ये कॉमन है, आई थिंक इंडिया में स्टिग्मा बहुत है डॉक्टरों के खिलाफ, नर्सेस के, रेसिडेंट्स के लिए, पेशेंट्स के लिए, पेशेंट्स के फैमिलीज के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी मैसेज स्प्रेड करना कि ये किसी कुछ करने से या कुछ नहीं करने से नहीं होता है कोविड। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये बीमारी को स्टिग्मा नहीं दिया जाए, हालांकि एक दूसरे को सपोर्ट, प्यार और सहायता देना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक पॉइंट है, जो मैसेज है जो हम कन्वे करना चाहते हैं। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अभी हम ये कर सकते हैं कि कभी कभी क्या हो जाता है कि पेशेंट हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी एक कोविड पेशेंट बन जाता है। अभी वो लेबलिंग की बात जो कल डॉक्टर परम ने की थी, ये काफी बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है कि कोविड के जमाने में क्योंकि हम मिल के एक पर्सन की जो अच्छी लाइफ को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उसके वजह से लोग भूल गए हैं कि अच्छा, उनको बस यही होता है कि वहां पे वो कोविड वाले पेशेंट जो मर गए उनका घर है, वैसे है ना। तो पेशेंट के फैमिली को हम एक सलाह दे सकते हैं कि वो रमेश जी की लाइफ को एक बार अपने माइंड में पूरा रिपीट करके सेलिब्रेट करें कि उन्होंने क्या क्या किया था। वो उनका उनके लाइफ का दूसरों की लाइफ में क्या मीनिंग था, और ये अगर एक दूसरे के साथ ही शेयर करें या ऐसे करें, तो उससे वो थोड़ा जो फीलिंग है वो बाकी उनके नेबर्स में भी याद आ जाए कि रमेश जी ये थे जिन्होंने आपकी ये मदद की थी, रमेश जी वो थे जिन्होंने कम्युनिटी में ये किया था। तो याद दिला दें कि ये कोविड पे ये परिवार है जिनको आपकी सपोर्ट की जरूरत है, स्टिग्मा की नहीं। तो ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे मेजर्स हम कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन धीरे से कम हो रहा है, लेकिन नंबर्स बढ़ रहे हैं, सब जगह हम देख रहे हैं कि बहुत बहुत तकलीफें हैं। जो ये अपर क्लास से मिडिल क्लास से लेकर जो सोशो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हैं, जो डेली वेज वर्कर्स हैं, सब लोग पे बहुत बीत रही है। हमने बहुत से ऐसे चीजें देखे हैं जहाँ पे डॉक्टरों को, नर्सेस को, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट को अपने घर से बाहर निकाला गया है। हमने देखा है कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लेकिन हमने ऐसा भी देखा है कि लोग ऐसे हैं जो जिनके पास इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी वो अपने घर से खाना बना के रोड पे जो चल रहे हैं, घर वापस जा रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं। हम लोगों को देख रहे हैं जो और लोगों को ही नहीं, लेकिन पशुओं की भी देखभाल कर रहे हैं, उनको खाना देते हुए। और हम अपने आप में सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, मैं इसे का क्या मतलब बनाऊं। तो हम पे भी ये ग्रीफ और ट्रॉमा बीत रही है कि हम हाई स्ट्रेस सिचुएशन में काम कर रहे हैं। हम दुख भी देख रहे हैं और हम बहुत एक्ट्स ऑफ काइंडनेस भी देख रहे हैं। तो ये सारा इसका सेंस बनाना मुश्किल है, और कल हम इसकी कोशिश भी करेंगे कि हम डिस्ट्रेस को भी एड्रेस करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में। आज के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि ग्रीफ एक टोटल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। तो इसमें इमोशनल रिस्पॉन्सेस होते हैं, फिजिकल रिस्पॉन्सेस होते हैं, कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेस, स्पिरिचुअल, सोशल, ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं ग्रीफ में। और ये जानना जरूरी है कि हम फैमिली को भी काउंसल करें, क्योंकि हम नॉर्मल ग्रीफ के जो रिचुअल्स होते हैं हमारे, वो नहीं कर पा रहे।
तो शायद फैमिली में कोई होगा जो 2-3 दिन से सोया नहीं है, तो हम बता दें उनको कि ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपके पास नहीं आ पा रहा, तो आपके परिवार में कई लोग काफी कुछ तकलीफें झेल रहे होंगे, शायद कोई खाना ही नहीं खा रहा, शायद कोई सो ही नहीं रहा। तो ये रिकॉग्नाइज करें कि अगर ये हद से ज्यादा हो रहा है, रिकवर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी आप हमारे पास आ सकते हैं, डॉक्टर्स के पास आ सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। कभी कभी थोड़ी दवाइयों की भी जरूरत पड़ेगी ताकि वो ग्रीफ के साथ कोप करने के लिए उनको थोड़ी मदद मिल जाए। ये बेरीवमेंट जो हम कहते हैं, एक किसी का हमारे जिंदगी से चले जाना हमेशा के लिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नॉर्मली भी होता है, और अभी जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो और भी कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि ये गाइडलाइंस के वजह से बहुत ही कम लोग, 20 लोग से ज्यादा नहीं लास्ट राइट्स के लिए नहीं जा सकते, घर पे लोग नहीं आ सकते। तो ये सारे जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं, ये जो सेफ्टी नेट था हमारा, इतना बड़ा सदमा के साथ झेलने के लिए वो सेफ्टी नेट चला गया है। तो हमें किसी ना किसी तरीके से एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी हेल्प करना है फैमिलीज को और एक दूसरे को बेरीवमेंट के प्रोसेस में। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी बहुत ही ब्रीफली कि आप में से कौन जब पेशेंट के फैमिली गुजर जाते हैं तो फैमिली को फोन करके एक बार उनसे बात करते हैं और उनको कंफर्ट करते हैं, कहते हैं कि आपने सब कुछ किया। क्या आपका ये प्रैक्टिस है? और अगर नहीं तो क्या आप ये करना चाहेंगे? तो कभी कभी डॉक्टर्स या नर्सेस जो पेशेंट की देखभाल करते हैं, अगर वो फैमिली को रीच आउट करके कहें कि मैं वो डॉक्टर हूँ या मैं वो नर्स हूँ जो इनका देखभाल कर रही थी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने उनके अंतिम टाइम में वो पीसफुल थे। आपने बहुत कोशिश की, मैं समझ रही हूँ कि आप पे क्या बीत रही होगी, हमको भी बहुत दुख हुआ जब हम मेडिकल प्रोफेशनल्स कहते हैं कि हमें भी इतना दुख हुआ क्योंकि पेशेंट गुजर गए। तो ये फैमिली के लिए बहुत ही रिलीफ की बात है कि हमको भी उतना ही, जितना फैमिली नहीं लेकिन जरूर दुख तो होता ही है। So some थैंक यू वेरी मच। responses बाकी here, लोग कैसे Rajni. Yeah, some people have said Dr. Siddharth Sharma, Jyoti Isaac, Virendra Sharma, Sarita ऐसे करते हैं, and Virendra Sharma has actually said नहीं, but अभी कोशिश कर रहे हैं. So excellent, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, and जो नहीं कर रहे हैं वो obviously थैंक यू आप थैंक लोग ने एक अच्छा सुझाव भी लिया है हम लोगों से, and I think ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे जिंदगी का थोड़ा ये जो तनावपूर्वक सिचुएशन है सबके लिए, वो थोड़ा कुछ कम कर सके हम अपने आप के लिए और पेशेंट के लिए और उनके फैमिली के लिए। तो इसके साथ हम क्लोज पे आते हैं कि आज के हमने काफी कुछ डिस्कस किया, बहुत डिस्कस किया, आई एम स्लाइटली ओवर टाइम राइट नाउ। तो द टेक होम मैसेजेस विल बी फोकसिंग कंफर्ट ऑफ द पेशेंट, की अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो, कि नॉन बेनिफिशियल या इनअप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस ना हो थ्रू आउट दिस प्रोसेस ऑफ डेथ एंड डाइंग एंड बेरीवमेंट, कि हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते रहें पेशेंट के साथ में, फैमिली के साथ में, और फैमिली को एंड ऑफ लाइफ और बेरीवमेंट ये फेजेस में भी हम सपोर्ट जितना हो सके दें, एक दूसरे को भी सपोर्ट करें। कल हम एक दूसरे के सपोर्ट और फैमिली के सपोर्ट डिस्ट्रेस के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास में to help us to understand and accept death as standard and accept it as well. तो ये याद रखते हुए कि जितना डर हम महसूस कर रहे हैं, अगर हम पेशेंट की फैमिली को और पेशेंट को ये इस डर को थोड़ा कम कर दें कि हम उनको सफर करने नहीं देंगे, तो इससे काफी रिलीफ सभी को मिल जाएगी। तो ये रिसोर्सेज हैं जिससे हमने ये डॉक्टर राजश्री ने ये प्रेजेंटेशन बनाया है आपके लिए। आपके ई बुक में और कंप्लीट वेबिनार के लेक्चर्स में भी आपको बहुत मटेरियल मिलेगा। ये सारे हैं जो रिसोर्सेज आप देख सकते हैं, प्लीज जरूर देखिएगा। और हमारा बहुत बहुत धन्यवाद इन सारे जो कोर फैकल्टी मेंबर्स को जिन्होंने ये पूरा कोर्स बनाया है। आशा है कि आप सभी इसे यूज करेंगे और अपने डेली प्रैक्टिस में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। Dr. Rajam, thank you very much for being such a great support in co-facilitating this with me. And I know मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि डॉक्टर राजम आज आपको कुछ, आप अभी थोड़ा मन हल्का करने के लिए एक अच्छा सा डिस्कशन थोड़ा लीड करने वाली हैं, ताकि हम भी एक्सेप्ट करें कि डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड देयर इज लाइट बियॉन्ड द पासिंग ऑफ दिस बॉडी।
तो मैं अभी इसके साथ में डॉक्टर राजम को हैंड ओवर करती हूँ। Thank you so much, Rajni. I know despite the technical glitch, you did a marvelous job as you always. तो मैं जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये थोड़ा स्ट्रेसफुल काम है, तो हम एंड करेंगे कुछ एक हल्का सा एक गुनगुनाते हुए, और आप लोग सब भी अगर गुनगुनाना चाहते हैं या गाना चाहते हैं तो अनम्यूट करके प्लीज गाइए। सिर्फ मैं कुछ यही जो कॉन्सेप्ट है हम बात कर रहे थे उसी के बारे में 2-4 लाइन आप लोगों के इजाजत से गुनगुनाऊंगी, ताकि ये जो बहुत स्ट्रेसफुल डिस्कशन हुआ है, बहुत पैशनेटली आपने डिस्कस किया है, उसके बारे में थोड़ा हम हल्का करेंगे। तो ये सीमा मूवी से एक सॉन्ग है एंड बहुत ही इस पे बहुत ही पर्टिनेंट है। तो 1-2 मिनट के लिए इधर झूम के ना गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। Anybody wants to join in and sing, because it's very important कि किसी ना किसी तरह आप सेल्फ केयर भी करें, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे, बट ये जस्ट एक प्लेटफॉर्म है जो आज से शुरू कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ गाना चाहते हैं, कुछ पोएट्री, तो प्लीज शेयर विद अस। हमने भी बहुत सीखा है आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच। कैन आई सिंग प्लीज? ज्योति, आप अनम्यूट करके गा सकते हैं। एंड कल भी इसी टाइम आना है, आज भी फीडबैक फॉर्म भरना है, प्लीज ई बुक भी देख लीजिए। ज्योति, आपका गाना के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, तब तक मैं बाकी सब सजेशंस भी दे दूं। ज्योति इज रेडी विद द माइक नाउ, आई कैन हियर हर। थैंक यू सो मच मैम, क्लास बहुत ही अच्छा है, हमें सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। और मैं तो अभी लीव पे हूँ, मैं पेशेंट की सेवा नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी क्लास अटेंड करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, हर कुछ नया सीखने को मिल रहा है। थैंक यू और वेरी ऐसा लग रहा है मच। कि एक लाइफ जी रहे हैं आप लोगों के साथ। नहीं, एग्जैक्टली। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस जिंदगी में होपफुली हम आप लोग से कभी ना कहीं मिलेंगे। आप लोग बहुत एग्जॉटिक जगह रह रहे हो इस देश के, तो हम होपफुली आपके साथ हूबहू भी मिलेंगे। ज्योति, आपके गाने की इंतजार में बैठे। यस मैम, थैंक यू मैम। मैम ये बीमारी तो है, बीमारी एक दिन जाएगी भी, और हमें हारना नहीं इसके लिए। तो बस एक छोटा सा गाना है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया, आवाज भी आपकी बहुत मीठी है, एंड यही स्पिरिट से हमको चलना है एक दिन, एंड होपफुली हम होंगे कामयाब। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप लोग फीडबैक फॉर्म फिल कीजिए, ई बुक पढ़िए, और कल का एक लास्ट सेशन है जो 3 बजे चालू होगा। तो कल भी हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, एक्टिव पार्टिसिपेशन, चैट, एंड स्पेशल थैंक्स टू ज्योति फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सॉन्ग, एंड जो आपने बहुत अच्छे तरीके से गाया। Thank you very much, Dr. Rajni, Arun, and everybody at Pali COVID. Arun has put up the feedback form, so please भर के जाइएगा, and see you all tomorrow. Thank you.